अगर ये नेम प्लेट तुम टांगना चाहते हो, माँ की फिक्र, बाप की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो, तो इस बात पे तुम्हें ध्यान देना है कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से बैलेंस करके चलो कि मेरी तैयारी पूरी हो। कि पेपर के अंदर चारों सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, रीजनिंग भी आने वाली है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम गणित पे इतना ज़्यादा फोकस कर जा रहे हैं कि हमारे रीजनिंग के भी 30 के 30 सवाल सही हो पाएंगे नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। जीएस का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, अगर आप सारी चीजें अभी भी क्लासेस के भरोसे रह के करते हो तो भी सिलेबस कंप्लीट हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि आपको स्विमिंग आती है तो पूरे हिंद महासागर या प्रशांत महासागर के चक्कर लगाने से ही पता नहीं चलेगा कि आपको स्विमिंग आती है। अगर आपको स्विमिंग के रूल आते हैं तो स्विमिंग पूल में भी तैरकर आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आप कहीं भी तैर सकते हैं, क्योंकि आपको स्विमिंग आती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमें ट्रायल के तरीके से लेना है, हमें मैथ्स को अब सिर्फ ट्रायल के तरीके से लेना है कि मैंने एलिगेशन पढ़ लिया, मुझे एलिगेशन आता है। अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मैं एलिगेशन में 150 सवाल करूंगा तभी ये वेरीफाई हो पाएगा कि मुझे एलिगेशन आता है। पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के लिए अगर आप पीडीएफ से, आप किसी किताब से पढ़ सकते हो, रट सकते हो, PYQS निपटा सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी चाहे बैंक का एग्जाम रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस, ऐसे कई सारे एग्जाम्स थे जिनमें कंप्यूटर बहुत आता है। इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों कह रहे हैं कि यार मैथ्स 2 ही घंटे पढ़ो, उससे ऊपर मत पढ़ो। उसके पीछे वजह ये मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस पर फोकस करो। आपने सिलेबस कर रखा है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन आपको रीजनिंग की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। कैसे अच्छी करनी पड़ेगी? जितने भी लास्ट 3 साल में, जितने भी लास्ट 3 इयर्स में सेट आए हैं, वो सारे सेट या उनके हार्ड क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान देना इंग्लिश पे चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग, इंग्लिश हम सबकी वीक है, हम रूरल एरिया से आते हैं, इंग्लिश में हमें मन भी नहीं करता पढ़ने का। लेकिन कैसे करेगा मन में, ये भी बताता हूँ आपको। मैं एक हिंट देता हूँ। जैसे इंग्लिश पढ़ने का आपका मन नहीं करता तो टारगेट बनाइए कि आज मैं नाउन कंप्लीट करूँगा और जितने भी नाउन के भयंकर कॉन्सेप्ट हैं वो सब खत्म करूँगा। और अगर मैं ये कर पाया तो मैं अपने आप के लिए रिवार्ड दूंगा। आज मैं आइसक्रीम खाऊंगा, या मैं आज कोई कॉमेडी शो देख लूंगा, या आज मैं किसी कॉमेडियन की वीडियो देख लूंगा। आज मैं कुछ भी ऐसा जो मुझे ठीक लगता है मैं कर लूंगा। या जीएस की जीएस सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि बच्चा पढ़ भी रहा है, उसके बाद भी इतनी क्लासेस करे। आप अगर देखो ठीक ठीक तरीके से तो जीएस का सिलेबस 300 घंटे का है। अगर आप अब इस स्थिति में सिर्फ सिलेबस पूरा करने पे फोकस करो तो आप दिन रात एक भी कर दोगे ना। अगर आप सोच रहे हो कि आप क्लास देख के कर लो तो वो संभव नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। मैं तो ये कहूंगा कि क्लास हो गई, उसको 2x की स्पीड पे देख लो। जो प्रैक्टिस सीट दी है, जो पीडीएफ मिलती है आपको, जिस भी कोचिंग पे या जिस भी आप ऐप पे तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐप पे आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कहीं भी एडमिशन लिया हुआ है, हर जगह टीचर अपनी पीडीएफ देता है, एनोटेशन यानी जो उसमें लिखा होता है उस पर। देखिए, एक तो ये होता है कि हम जब टीचर बोलता है ना तो उससे याद आसानी से कर पाते हैं। बट चलिए मैं मान लेता हूँ कि आसानी से याद कर पाते हैं और कभी नहीं भूलेंगे 1-2 चीजें। लेकिन अगर उसमें मेरा टाइम ही 10x लगा है और मैं 1-2 चीज उसके बिना भूल भी गया तो मेरा फायदा है, फायदे में रहूंगा मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ये देख लो टीचर ने एनोटेशन में क्या पढ़ाया है। आपको ये कंप्लीटली समझ आ रहा है, तब आपको क्लास देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त कम है। सारी क्लासेस की बात नहीं कर रहा मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे एक टॉपिक आ जाता है जी स्टैटिक जीके, कितनी क्लासेस करोगे भाई, कितनी क्लासेस? टीचर तो चाहता है, टीचर तो हर जगह जाएगा, बेचारा यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो उसको भी लगता है कि क्लास में बच्चे होंगे तो अपना एक अलग मजा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टैटिक जीके भी आप क्लास में पढ़ोगे, 2 घंटे की क्लास में 20 सवाल कर रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। वो 20 सवाल आपको 20 मिनट में याद करने पड़ेंगे। 20 मिनट भी मैंने ज्यादा दे दी, 10 मिनट में वो 20 सवाल याद करने पड़ेंगे जो टीचर 2 घंटे की क्लास में आपको पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर हो गया है। हम बात कर रहे थे कि पीडीएफ से कोशिश करो कि कितना आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, कितने क्लास के एनोटेशन से, उसके बाद ही क्लास देखो। लेकिन अगर इस बार आप ये चाहते हो कि गारंटेड आपका सिलेक्शन हो तो भैया 10 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी, 2 घंटे रीजनिंग को भी देने पड़ेंगे। मेन है जीएस, तो जीएस में मैं ये कहूँगा कि नोट्स बताना जरूरी है जीएस में। जैसे आपको लगता है कि कोई क्लासेस जिसकी आपने एनोटेशन फाइल देखी और आपको लगा कि इस पूरी फाइल से ही मैं नोट्स बना सकता हूँ, इस पूरी फाइल से मैं अपने नोट्स बना सकता हूँ, या मैं जीएस की क्लास को 2x की स्पीड पे सुन के नोट्स बना सकता हूँ। मैंने 2x की स्पीड पे सुनी, क्लास समझ ली, उसके बाद मैंने नोट्स बना दिए 2x की स्पीड पे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने जीएस की क्लास के एनोटेशन और 2x की स्पीड पे नोट्स बना के अपना टाइम बचा लिया तो मैं ला जाऊँ, मेरा सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। ये बात समझ लो आप। क्योंकि जो बच्चे अभी भी, अब देखिए जीएस में क्या है, सुबह 2 घंटे की पॉलिटी की क्लास हो गई, उसके बाद शाम को 2 घंटे की साइंस की क्लास हो गई, फिर कोई टीचर आया उसने 1.5 घंटे करंट अफेयर लपेट दिया। हर आदमी अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन हमें तो कंप्लीट जिम्मेदारी लेनी है, हमें तो सिलेक्शन कराना है ना, और आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप 5 घंटे रोज जीएस पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, संभव नहीं है 5 घंटे रोज जीएस पढ़ के कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। तो आपको जीएस में भी 2x की स्पीड पे क्लास देके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि मैं जीएस तो चलो कम पढ़ रहा हूँ, प्री में तो आती है,
लेकिन मेंस में भी खड़ी है वो, बिना उसके सिलेक्शन होगा ही नहीं जीएस के। देखिए कमर मजबूत कर लो, एकदम मजबूत कर लो, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से ही मिलेगा, तो उसके लिए कमर मजबूत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात फ्री में ये कह रहा था, अब इतनी बात आगे इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा काम की चीज़ है, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्यों? क्योंकि इंग्लिश अभी 135 नंबर के लिए, कई बच्चे क्या है ना इंग्लिश में भी पीएचडी करने चले, उनको इंग्लिश भी अलग लेवल की पढ़नी है। अरे नहीं भाई, नॉर्मल इतनी इंग्लिश पढ़ लो कि इस 135 के 135 में तुम्हारे नंबर आ जाए, ज़्यादा फोकस मत करो, हाथ धो के मत पढ़ो किसी चीज़ के पीछे। जिस चीज़ के पीछे भी हम हाथ धो के पढ़ते हैं वो चीज़ हमारी नहीं हो पाती। देखिए यकीन हो ना खुद पे तो रास्ता कहीं से भी निकल सकता है, बट वही है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और वो तभी होता है जब हम जो टारगेट सेट करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं, और हर दिन हमारे ऊपर बर्डन बनता चला जाता है। तो ऐसा सिर्फ स्टडी प्लान बनाना नहीं है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। हमें अपने दिमाग को समझाना है कि जो मैंने कल के लिए प्लान सोचा है वो मैं पूरा करूंगा, और अगर आप पूरा करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है, और जैसे ही आप खुश होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सारा गेम खुश होकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही है। जब हम खुश होते हैं तब हमें लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यार कुछ भी कैसे नहीं कर सकता, यार मैं कर सकता हूँ। जरूरी अपने आप को, दिमाग को ठीक रखना है, कीप योर माइंड काम, ये बहुत जरूरी है, जिस पे हमारा फोकस नहीं है। हमें लगता है नौकरी की वजह से शायद हम टेंशन में, स्ट्रेस में। अगर ऐसा होता तो एक पांडे जी थे, आपको पता होगा, बिहार के डीएम थे, गाजियाबाद में आके सुसाइड किया था। उनको लग रहा था कि उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। क्यों लग रहा था भाई उनको? क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो सब बेकार है, चाहे नौकरी लग जाए, चाहे आप जिसको सोचते हो वो आपको मिल जाए, सारा काम दिमाग ठीक होने का है। और अपने दिमाग को शांत रखने का एक ही तरीका है कि इतनी सब भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रॉपर सांस लेना। प्रॉपर सांस लेने का मतलब मेडिटेट करना, गहरी गहरी सांसें लेना। देखिए खुद को ऑर्गेनाइज करना। आज जो लोग कहते हैं ना कि दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग में बहुत सारी भसड़ भरी पड़ी है, तो वो भसड़ क्यों है मालूम है? क्योंकि हमने खुद की जिंदगी को बहुत तिथला बिथला कर दिया है। ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं छोटे से रूम में भी रहता हूँ, 10 बाई 10 के 25 गज के कमरे में भी नेहरू विहार में रह रहा हूँ, तो मैं उसको भी साफ रख सकता हूँ, उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। सुबह जल्दी जगना, टाइम से नहाना धोना हमें बहुत एनर्जी देता है, हमें बहुत खुशी देता है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखना। हम पूरे दिन उस रूम में पड़े रहते हैं जिसमें एक विंडो भी नहीं है, हमें पता नहीं है कब दिन हो गई कब रात हो गई, फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग ठीक नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन। शाम को जग रहे हैं 4-4 बजे, मैं ऐसे लोगों की गारंटी ले सकता हूँ जो शाम को 4-4 बजे जग रहे हैं, वो अच्छी तैयारी नहीं कर रहे। देखिए बात वही है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी में बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। तो बस ये बात याद रखनी है कि जो वक्त मिला है उससे जिंदगी को बदलना है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी कि आप अपने वक्त को बदल पाओ। और हर एक आदमी अपने वक्त को बदल देता है। जिनके ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ है, उनके पास ना रूठने का वक्त है ना टूटने का वक्त है। वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। उनको पता है कि उनके भाई बहनों की उनसे क्या उम्मीद है कि ये भाई मेरे लिए एक मोबाइल फोन दिलाएगा, माँ की उम्मीद ये है कि पिताजी की हेल्थ खराब है, वो ठीक से उनका इलाज करा पाएगा, माताजी के कुछ सपने जो अधूरे रह गए थे, जो तुम्हारी तैयारी में उनके गहने गिरवी रख गए थे, उनको भी तुम वापस लेके आ जाओगे, माँ की भी तुमसे ये उम्मीद है। तो क्यों हम माँ बाप के जीवन की खुशी का कारण नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्यों हम कुछ नहीं कर सकते? सबको भगवान ने बराबर वक्त दिया है। किसकी हिम्मत है जो हमें नहीं करने देगा? हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। हमारे रिश्तेदारों ने 4 हमें खराब बातें बोल दी, यार अब पता नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे उन लोगों से मतलब क्या है जो हमें मालूम है कि हमारे हैं नहीं? हम उनकी बातों से परेशान हो जाते हैं। बहुत लंबी जिंदगी है, कब तक परेशान होते रहेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब कम रखिए, उतने ही मतलब रखिए जितने लोग आपको लगते हैं कि आपके जीवन के लिए जरूरी है, आपको लगते हैं कि इन लोगों से जीवन जुड़ा है। सबसे मतलब मत रखिए। जहाँ आप सबसे मतलब रखने लग जाएंगे तो जिंदगी बिगड़ने लगेगी। बेवजह दिल पे बोझ मत रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। बिना मतलब इसकी उसकी बात है मत समझिए। किसने गलत किया, किसने